प्रॉब्लम देखिए। द प्रोबेबिलिटी डेट an accountant job applicant an accountant job applicant has BCom degree is 0.85, that his CA is 0.30, and that he is both BCom and CA is 0.25 out of 500 applicants. How many would be BCom और CA? अब हमें निकालना है कि कितने लोग बीकॉम या सीए हों। तो देखो, और की बात आ गई तो और मतलब बीकॉम कितने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है बीकॉम की? 0.85 प्लस 0.30, और दोनों है 0.25। तो ये आ गया हमारा पास 0.90। ये तो प्रोबेबिलिटी आ गई बीकॉम और सी। अब कितने लोगों में से? 500 लोगों में से। इसका मतलब 450 जॉब एप्लीकेंट आपके या तो बीकॉम है या सी है। 450 जॉब एप्लीकेंट हैज डिग्री ऑफ बीकॉम और सी। ये प्रोबेबिलिटी आई। तो ये हमने बात की एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब हमारा नया टॉपिक है, अगला टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात कर रहे हैं हम, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का मतलब है पी ए एंड बी। इसका मतलब है ए इवेंट भी हो रहा है और बी इवेंट भी हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल पहले ए हो रहा है, अब आपका नंबर आया बी का, तो हम बोलेंगे बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा पी ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपका पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी बाई। फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि पहले बी हो रहा हो, तो हम बोलेंगे इसको पी ए बाई बी। बी का बी हो गया, फिर ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी कंप्लीट हो चुकी। तो ये जो दोनों केस आ रहे हैं इसको बोलते हैं हम कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। दिस इज नोन एज कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखो, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा हूँ। टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट
without replacement from a well supplied pack of 52 cards. Find the probability that first card is a king and second is an ace. इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पहला कार्ड आपका किंग होना चाहिए और दूसरा एस होना चाहिए। अब देखिए इसको कैसे निकालना। मुझे निकालना है किंग एंड एस, लेकिन पहले किंग आना चाहिए, पी किंग। फिर बोल रहा है एस के आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि क्या बोल रहा हूं मैं, किंग निकल चुका। अब सबसे पहले हम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। भाई किंग होता है कितना है, 4, तो 4/52। अब एक कार्ड आपने निकाल लिया तो टोटल कार्ड आपके बचे 51। अब एस निकालना है तो एस भी 4 होता, तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये जो भी आ रही है 4, 13 × 51, बताइए भाई कितना आ रहा है। 13 653 की कितना आ सिक्स रहा है, सिक्स थ्री 6 663 663। 63। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/66। तो दिस इज नोन एज कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब यहां से ही हमारा जो प्रॉब्लम में वो निकल के आता, मतलब नेक्स्ट जो थ्योरम है वो निकल के आती है। और वो थ्योरम है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब यदि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें तो वो क्या होती है, देखो। लेट ए एंड बी be two events, then the probability of then the probability of event A, event A under the condition event B has already occurred, has already occurred, is known as conditional probability. Conditional probability and is denoted by PA/B, और उसको हम लिखेंगे PA/B। अब यदि मैं PA/B को डिफाइन करूं, PA/B, तो ये होगा बेटा PA/B/PB, प्रोवाइडेड PB इज नॉट इक्वल टू 0। PB इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है B आपका इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। B आपका इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका PA/B आ गया। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, देखना ध्यान से। जो अभी हमने पढ़ा था उसी से आया भाई। कैसा है ये फॉर्मूला, ये देखिए। तो ये रहा कंडीशनल, ये आपने ये कंपाउंड थ्योरी, इसको देखिए आप।
यदि मैं यहाँ से पी ए बाई बी की वैल्यू निकालूं, तो ये ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और ये बी डिवाइड में चला गया, तो ये हमारा पी ए बाई बी का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसी तरह यदि मुझे पी बी बाई ए का फॉर्मूला निकालना है, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी। तो ये कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से आपका ये फॉर्मूले निकल गया है। तो कुल मिला के बात वही है कि यदि मैं अब यहाँ पर पी बी बाई ए लिखूं, तो ये आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, अपॉन में कौन है, ए है, इसलिए पी ए। अगेन कंडीशन क्या है, पी ए इज नॉट इक्वल टू जी। ए आपका इस सेकंड वाले केस में ए इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है वो देखिए आप। जैसे एग्जांपल, पी ए गिवन है आपको 2/3, पी बी गिवन है आपको 3/5, और पी ए यूनियन बी गिवन है आपको 5/6। देखो प्रोबेबिलिटी में एक चीज होती है, यदि आप इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लोगे ना, चाहे आपके पास कैलकुलेटर है चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि आप इनका डिनोमिनेटर सेम बना लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ 653, 653 का यदि मैं एलसीएम की बात करूँ तो 30 होता है। इसका मतलब मैं 2/3 को मैं 20/30 लिख देता हूँ, इसको 18/6 से मल्टीप्लाई करके 18/30 लिख देता हूँ, और इसको मैं 25/30 लिख देता हूँ। और मुझे फाइंड क्या क्या करना है वो देख लीजिए आप। फाइंड, पहला निकालना है पी ए बाई बी, सेकेंड निकालना है आपको पी बी बाई ए, थर्ड निकालना है आपको पी ए डेज बाई बी, फोर्थ निकालना है हमें पी ए बाई बी डेज, फिफ्थ निकालना है हमें पी ए डेज बाई बी डेज। ये 5 केस में इसका आंसर निकाल। अब देखो इसको किस तरह से निकालना। देखो ए यूनियन बी, अब इन सब के लिए ए इंटरसेक्शन बी की तो जरूरत पड़ने वाली है, तो हमारा पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इनकी वैल्यू रख दो सबकी, 25/30, 20/30 प्लस 18/30 माइनस पी ए यूनियन बी। अब यहां से पी ए यूनियन बी का वैल्यू आ गया हमारे पास। ये आ गया आपका पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, कितना हो गया, 38 - 25 हो गया, 38 - 25, 13/30। ये हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ। अब हम एक एक करके निकालते हैं भाई। पहला निकालना है पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया 13/30, और पी बी है आपका 18/30। तो पहले का आंसर तो आ गया भाई 13/18। अब देखो, यदि आपका डिनोमिनेटर सेम था तो कितनी जल्दी से हो गया। अब यदि मैं सेकंड निकालूं पी बी बाई ए, तो पी बी बाई ए आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 13/30,
और पी ए की वैल्यू 20/30। इसका आंसर आ गया 13/20। थर्ड निकालना है हमें पी ए डेज बाई बी। पी ए डेज बाई बी। तो फॉर्मूले से क्या होगा, पी ए डेज इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि इसका मतलब है बेटा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में है, इसका मतलब है बी तो है लेकिन ए नहीं है, बी बट नॉट है। तो देखो याद रखने का तरीका, बी है ना, तो पी बी। अच्छा, बी के साथ कौन नहीं है, ए नहीं है, मतलब पी बी इंटरसेक्शन है। ये ऊपर वाले का फॉर्मूला है। पीबी की वैल्यू हमारे पास है 18/30। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 13/30 अपॉन 18/30, तो 5/18। ये हमारा थर्ड का आंसर आ गया, 5/18। अब फोर्थ केस में निकालना है मुझे पी ए बाई बी डेज। पी ए बाई बी डेज। अब फॉर्मूले से क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डेज अपॉन पी बी डेज। अब न्यूमरेटर का क्या मतलब हुआ, न्यूमरेटर का मतलब हुआ ए तो है लेकिन ए के साथ बी नहीं, और पीवीडीएस होता है 1 - पीबी। अब इसमें वैल्यू रख दो, पी ए की वैल्यू थी हमारी 20/30। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाली थी 13/30, और पीबी की वैल्यू थी 18/30। यदि मैं इसको सोल्व करूं तो 7/12 आपका आंसर आ। ये हमारा फोर्थ का आंसर 7/12, ए बाई बी डेज। फिर लास्ट केस देखते हैं, पी ए डेज बाई बी डेज। पी ए डेज बाई बी डेज। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूले से ये बनेगा वही हमारा, पी ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज अपॉन पी बी डेज। अब इसका क्या मतलब बताया था, ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज का मतलब हमने बताया था नाइदर ए नॉर बी। याद करो, ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज मतलब ना तो ए हो रहा है ना बी हो रहा है। तो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि ए यूनियन बी का होल्डेज, और होल्डेज निकालने का तरीका 1 - और इधर भी 1 - तो 1 - पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी था हमारा 25/30, और पी बी था 18/30। यदि मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 5/12। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई भैया। ये पांचों इस तरह से सोल्व हो, ये मेथड है इनको सोल्व करने। अब ये तो मैंने सीधा सीधा फॉर्मूले के हिसाब से, यदि कोई प्रॉब्लम इस तरह की आएगी तो आप निकाल लोगे। और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखिए। A pair of dice is thrown together, is thrown together, and the sum of the points on the two dice is noted to be, कुछ भी लिख दो, 10 लिख लो, 9 9 लिख लेते हैं।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट one of the two dice has the point 5? ये बोल रहा है कि कम से कम एक डाइस ने 5 नंबर आपका दिखाया है। अब देखो, इसके लिए हमें कुछ बहुत बड़ी केस में सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें गिवन क्या, हमें गिवन है कि सम 9 आ रहा है। देखो सम 9 आ रहा है, तो सम 9 कब कब आएगा ये भी देख लो आप। सम 9 3 6 आएगा जब आएगा, 4 5 आएगा जब आएगा, 5 4 आएगा जब आएगा, और 6 3 आएगा जब आएगा। इन चार केस में सम 9 आएगा, तो अपॉन में 4 आ गया। अब ये बोल रहा है कि एक डाइस पे 5 आ रहा है, तो 5 कितनी बार आ रहा है भैया? 2 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी इज 2/4। इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी 2/4 हो। अब इसको यदि मैं चेंज करूं, जैसे आपका ये चेंज हो गया, आपका क्वेश्चन सेकंड दूसरा क्वेश्चन हो गया कि मैं बोल रहा हूँ सम 10 आ रहा है, और एक डाइस पर कम से कम एक डाइस पर 4 आना चाहिए। तो देखो अब इसके केस कैसे बनेंगे। 4 6 5 5 6 4, तो अपॉन में 3 हो गया, और कम से कम एक पर 4 आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया? इसका आंसर 2/3 आ गया। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी। ये इसको डिनोट इस तरह से करने का तरीका। देखो करते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। देखो, a dice is thrown 3 times. Events A and B are defined as follows. Are defined as follows. A, getting 4 on first row. You are getting 4 in first row. And getting 5 and 5 in second row. B, getting 6 in third row. Find P B by A. तो हमें P B by A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब हमें ये पता है कि फर्स्ट थ्रो में 4 आ रहा है, सेकंड थ्रो पे 5 आ रहा है। तो बताइए थर्ड थ्रो पे 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? कोई आंसर बताएगा इसका क्या हो सकता है? हमें पता है कि फर्स्ट थ्रो में 4 आएगा, सेकंड थ्रो में 5 आएगा। तो बताइए सिक्स, नंबर 6 थर्ड थ्रो में आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इन थर्ड थ्रो? अब देखो ये तो फिक्स है ना कि नंबर फर्स्ट पे क्या आएगा, 4 आएगा, 5, और सेकंड में 5 आएगा। अब बचा आपका थर्ड वाला। अब थर्ड वाले पर क्या क्या आ सकता है वो अपन देख लेते हैं। ये 6 केस बन गए भाई, थर्ड वाले पे यही आ सकता है। तो ये टोटल हमारे पॉसिबल केसेस हो गए। अब उसने बोला है कि थर्ड थ्रो पे 6 आएगा,
तो ये एक केस है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी बाई ए? 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/6 होगी। बी बाई ए का मतलब है आपको ए पता है, आपको ए के बारे में पता है कि फर्स्ट पे 4 आएगा, सेकंड पे 5 आएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि थर्ड पे 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो थर्ड पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये टोटल के 6 हो गए। उनमें से नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक है, तो इसलिए 1/6 है। एक और इसी पे देखो। A family has two children. A family has two children. What is the probability that there is two girls if it is known that there is at least one girl? At least one girl. मुझे ये पता है कि कम से कम एक गर्ल है, तो दोनों गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कम से कम एक गर्ल है। तो बेटा कम से कम एक गर्ल की कितने केस बनेंगे? बोलो। एक फैमिली में दो चाइल्ड हैं, तो एक गर्ल होने के कितने केस बनेंगे? कम से कम एक गर्ल होने के कितने केस बनेंगे? कोई बताइए। अच्छा, टोटल चारों केस बताता हूँ, देखो मुझे 4 केस बनेंगे टोटल। 4 केस कैसे बनेंगे वो देखो। या तो दोनों गर्ल बॉय हों, ये कैपिटल बी मैंने बड़े के लिए बोला है, छोटा बी आपका स्मॉल बी छोटे के लिए बोला। या दोनों गर्ल है, बड़ी गर्ल है छोटा बॉय है, या बड़ा बॉय है छोटी गर्ल है। तो कम से कम एक गर्ल कितने केस में आ रही है? देखो 3 केस में आ रही है, और दोनों गर्ल एक केस में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ two girls, it is known that there is at least one girl is equal to 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। नेक्स्ट लिखिए। एक और देखो। इन अ ग्रुप ऑफ 20 males and 15 females, 12 males and 8 females are service holder. What is the probability that a person selected at random from the group is a service holder given that selected person
इज ए मेल। अब देखो, इस तरह की प्रॉब्लम करने का आसान तरीका, बहुत इजी तरीका है। उसने बोला सेलेक्टेड पर्सन मेल है, तो मेल कितने हैं भाई? 20। और वो सर्विस होल्डर होना चाहिए, तो सर्विस होल्डर कितने हैं? 12। प्रोबेबिलिटी इज 3/5। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 3/5। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरह से निकाला जाए। तो ये था हमारा भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। टू और मोर इवेंट्स are said to be independent. Two or more events are said to be independent if occurrence of one does not affect the occurrence of all others. The occurrence of all others। मतलब एक के होने या ना होने का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। तो कुल मिला के बात यह है कि पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यदि पहले ए हो रहा है सपोज, और फिर बी हो रहा है, तो बी का तो ए पे फर्क पड़ ही नहीं रहा। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा, क्योंकि बी इवेंट का ए पर फर्क नहीं पड़ रहा। ए का फर्क नहीं पड़ रहा बी पे। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी। अब यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, यहां पर ये ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इसलिए हम ऐसा लिख दें, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है, मतलब ए तो है लेकिन बी नहीं है, ए बट नॉट बी, और आपने बोला कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इस केस में आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बार, पी बी बार। और फिर इसकी जगह ऐसा आ जाए, बी इंटरसेक्शन ए बार, और ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए भी हम ऐसा लिख सकते हैं, पी बी इंटू पी ए बार। और फिर ये आ गया नाइदर ए नॉर बी, और दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, पी ए बार इंटू पी बी बार। तो यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हम इस तरह से इनको लिखा जा सकता है। ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट में बहुत ज्यादा काम में क्या आता है ये देखो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 - p नन ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी में से कुछ भी नहीं आ रहा, उसको हटा दो बस। तो 1 - p a बार मल्टीप्लाइड बाई पी बी बार। दिस इज p एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। 1 - p नन ऑफ ए एंड बी, 1 - p a बार इंटू पी बी बार। तो कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p a बार मल्टीप्लाइड बाई पी बी बार। ये आपकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैंसिल हो जाएगी। अभी कोई क्वेश्चंस करेंगे जब क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन।
if A and B are independent events, if A and B are independent events such that PA equal to 5 by 6, sorry, P A union B equal to 5 by 6. PA equal to 1 by 3, then find PB. तो हमें PB की वैल्यू निकालनी है। और A और B आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन, A और B हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स गिवन। अब देखो इसको, भाई पी ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। अब ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो ये आ गया माइनस पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी। अब इसको वैल्यू रख दो भाई, 5/6 1/3 पी बी माइनस 1/3 पी बी। अब पीबी में से 1/3 पीबी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2/3 पीबी बचेगा। अच्छा, इसको 1/3 को इधर सब्ट्रैक्ट कर लो लाके, तो ये आ गया 2/3 पीबी। 5/6 माइनस 1/3 करेंगे तो ये आ गया आपका 3/6, क्योंकि 6 एलसीएम आएगा, तो 5 माइनस 2 3/6। यहां से हमारा पीबी की वैल्यू आ जाएगी। तो पीबी की वैल्यू आ गई हमारी 9/12, मतलब 3/4। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीबी। ये आपकी पीबी की प्रोबेबिलिटी है 3/4। इस तरह से यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप ये वाली प्रॉब्लम ऐसे सोल्व कर, ठीक है। चलिए बाकी अपन कल लेंगे, क्योंकि ये बंद होने वाली है मीटिंग। ठीक है, इसके आगे कल इंडिपेंडेंट इवेंट के बाद क्या, कल इसको कंप्लीट करेंगे।